पहले एक तरीके से वो सिर्फ अडॉप्ट करता था, आज उस दिशा में आगे बढ़ा। बिल्कुल, मूल निर्माता के तौर पर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अहम कई बातें, और इन बातों को हम विस्तार से इस पूरी चर्चा में आगे लेकर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात थी कि ट्रस्टेड इंक्लूसिव ग्लोबल गुड, यानी कि जब हम समावेशिता की बात करते हैं लेकिन ये पूरे विश्व के लिए वसुदेव कुटुंबकम की भावना को, और हमारा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो भी इसी पर आधारित है। बिल्कुल, और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ एम्बेसडर TCA रंगाचारी जी हैं, जो कि भारत के पूर्व में फ्रांस में राजदूत भी रहे। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक भी हैं। और अतुल अनेजा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का स्वागत है। रंगाचारी जी, एम्बेसडर, किस तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन को देखा जाए? उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें की कि भारत के DNA में इनोवेशन है और उस विरासत को हम एक नई गति देना चाहते हैं। को क्रिएट, को इनोवेट विद इंडिया, ये एक तरीके से दुनिया को एक तरीके से उन्होंने आह्वान किया है। जो अहम संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है मेरी समझ में, वो ये है कि किस तरह से विरासत को विकास के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि भारत का भविष्य जो है, खास करके नई पीढ़ी को देखते हुए, और भारत की जो जनसंख्या है और जो नई पीढ़ी की जनसंख्या उस आबादी में है, उसको अगर मद्देनज़र रखें तो भारत के सामने जो कठिनाइयाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं और जिस तरह के मुद्दे हैं जिनका हमें किसी न किसी तरह से कोई एक सॉल्यूशन ढूंढना है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी, तकनीक का प्रयोग कर सकें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, बल्कि इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको एक ह्यूमन लेवल पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, यही उन्होंने कहा। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो दो चीज़ें, एक तो ये है कि अभी इस वक्त जब G7 समिट होने वाला है फ्रांस में, उस दौर पे ये भारत इनोवेट जो है, इस तरह का एक आयोजन करना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने भी बताया, ये जो हमारे यहाँ के इनोवेटर्स हैं उनको यूरोपीय ही नहीं, वैश्विक जो कैपिटल है, पूंजीवाद है, पूंजीकरण जो है, जो उनके साथ में जोड़ता है। दूसरी चीज़, फ्रांस के साथ हम क्यों शुरुआत करें? फ्रांस और हमारे रिश्ते भी ऐसे मजबूत रहे हैं, और आज ही नहीं, पिछले 1947 से जब से भारत आज़ाद हुआ है, और हमने जो अभी एक कार्यक्रम सोचा है, एक कल्पना की है कि 2047 में जब भारत की सेंटेनरी, 100 साल भारत के स्वतंत्रता के पूरे होंगे, तो अब से लेकर के अगले 20 साल में किस तरह से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि भारत का विकास हो, दोनों देशों के पारस्परिक संबंध जो हैं वो और मजबूत हों। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो फ्रांस के साथ में जिस तरह से हमारा सहयोग रहा है, जिस तरह की साझेदारी रही है पिछले सालों, पिछले 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल से, उसको देखते हुए फ्रांस जो है बिल्कुल ही एक सही पार्टनर है जिसके साथ हम इस तरह की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये उस लिहाज से भी सही है। अब इसमें कई ऐसे बड़े छोटे कदम हैं जो हमको उठाने पड़ेंगे सरकार के तौर पे, शिक्षा संस्थानों के तौर पे। उन्होंने IIT दिल्ली का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे इनोवेटर्स हैं, इन सब के अलग अलग स्तर पे हमें कई छोटे बड़े कदम इस तरह से उठाने पड़ेंगे कि वातावरण बने जिसमें कि लोगों को ये महसूस हो कि हमें जो 9 से 5 सरकारी नौकरी है वो नहीं करनी है। जो बार बार प्रधानमंत्री कहते जा रहे हैं कि डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। तो उस तरह का अगर वातावरण हमें बनाना है तो कई बड़े छोटे कदम सब स्तर पे उठाने पड़ेंगे। और एक छोटा सा उदाहरण मैं ये दूंगा, जो कि सबसे ही पहला कदम है, वो वीज़ा का है। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा संस्थान के बीच सहयोग बढ़े, तो जो बाहर से यहाँ आ रहे हैं उन लोगों को इतनी आसानी से वीज़ा मिले हिंदुस्तान आने का, यहाँ पर अनुसंधान संस्थाओं के साथ जुड़ने का, यहाँ पर पढ़ने का, पढ़ाने का, और जो कुछ हमारे शिक्षा संस्थान है उस किसी तरह के भी सहयोग हो वो बना सके, पारस्परिक संबंध बना सके, और आगे हमारे
नई पीढ़ी के जो विद्यार्थीगण हैं जी उनके लिए ऐसे अवसर बाहर खुले, ऐसे दरवाजे खुले, ऐसे अवसर बने जिससे कि वो इसका फायदा उठा जी सके। बहुत अहम बात आपने की अनिजा साहब, क्योंकि इसमें कई ऐसी जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि कन्विक्शन के साथ आपका कनेक्शन है, इनोवेशन और इंस्पिरेशन। लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट उन्होंने यहाँ कहा कि जो आपसी विश्वास है दोनों देशों के बीच, उस विश्वास के तौर पर कैसे हम रियल टाइम में स्मार्ट सॉल्यूशंस पूरे विश्व के लिए लेकर साथ में आ सकते हैं। भारत इनोवेट्स उसके लिए एक बहुत अहम मंच है। अनिजा जी। हाँ, आंचल जी, आपने बात बिल्कुल सही की है कि जो स्केल जिस पे बात हो रही है वो बायलैटरल स्केल नहीं है, वो ग्लोबल स्केल है। कि भारत और फ्रांस की जो कोलैबोरेशन है वो सिर्फ भारत और फ्रांस के उद्धार के लिए नहीं है, पर पूरे विश्व के लिए उपलब्धियां जो हैं एक साथ क्रिएट की जा रही हैं। दूसरी बात जो बहुत मुझे अहम लगी वो ये है कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जो बात की गई है वो बहुत ज़रूरी है कि आम लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आए इस कोलैबोरेशन और इस हमारी जो घनिष्ठ संबंध है और जो स्पेशल रिलेशनशिप है उसके वजह से। तो एक तरह से आप जब की जो सोच जो है वो उस तरह से शेप की जाएगी, जो कोलैबोरेशन ऐसी शेप की जाएगी उसमें सिर्फ हमारे जो उद्देश्य हैं, जैसे फ्रांस का 2030 विजन है, भारत का विकसित भारत 2047 है, वो तो है ही है इसके संदर्भ में, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कि उसके पूरे विश्व में, खास करके मुझे लगता है कि इसमें बात जो बिटवीन द लाइंस अगर आप देखें तो ग्लोबल साउथ की बात भी आ रही है कि आपकी उपलब्धियां जो हैं खासकर ज़रूरतमंद लोगों के लिए ह्यूमन सेंट्रिक हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये ग्लोबल साउथ को भी अवेलेबल हो। यानी कि जो विश्व की पूरी पॉपुलेशन है, बल्क पॉपुलेशन उसमें ग्लोबल साउथ में है। तो भारत और फ्रांस मिलके आपसी सहयोग, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच और विश्व भर में जिसका फ़ायदा हो। तो मुझे लगता है कि ये जो विज़न है ये अब आगे जा रहा है। जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स उसके अंदर जो जिसकी बात की गई है, प्रधानमंत्री ने बात की है कि एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये जो उसी संदर्भ में ये डेवलपमेंट होगी कि ये ग्लोबल गुड की तरफ जाए। तो जो मंशा है वो उसमें एक मॉरल एस्पेक्ट छिपा हुआ है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ बिजनेस की तरफ वजह से नहीं है, सिर्फ मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड नहीं है, उसके बियॉन्ड एक मॉरल अपील भी है। बिल्कुल। मिस्टर रंगाचार्य जी, दो महत्वपूर्ण चीज़ें कि प्रधानमंत्री की इस बातों में एक बड़ा सार ये भी निकल के आता है कि मानवता के लिए तकनीक, जो हमने G20 के समय से देखा और अभी भी भारत लगातार AI इम्पैक्ट समिट से लेकर और अभी तक भी प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ तौर से एक सेंटर पॉइंट दिखाई पड़ा। दूसरी तरफ राष्ट्रपति मैक्रो जब कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि साहब भारत इनोवेशन करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन इज दिस कि हु इज गोइंग टू इनोवेट विद इंडिया। तो अब बात एक कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है। भारत अपनी गति से तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब उसके साथ चलने के लिए कौन तैयार है जिसका फायदा होगा। तो ये भी अपने आप में उस बात को स्केल अप करता नजर आ रहा है, जो भारत जिस प्रयास को प्रधानमंत्री मोदी जिस बात को आगे लगातार रखते रहे। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो जो कुछ हम अपने आप अपनी क्षमताओं के आधार पर कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही, लेकिन हम और जो दूसरे देश हैं उनके साथ में सहयोग करके किस तरह से अपने ही लक्ष्यों की तरफ और तेज़ी से बढ़ सकते हैं और सुदृढ़ हो सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं, ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। और चूँकि वैश्विक कल्पना है, तो देखिए एक तरफ तो ये है कि जो ये बात हो रही है कि सब पूरी दुनिया का और जो आवाम पूरी दुनिया की है उन सब का भला हो और उन तरह किसी भी जो कुछ हमारे पास जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका कुछ। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था उसको अगर एक उदाहरण के तौर पे लें और उसके हिसाब से हमारा भारत का ही जो योगदान रहा है, आप देखिए सोलर एनर्जी हिंदुस्तान में किस तादाद में बढ़ गई है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या को हल नहीं करता है, ये वैश्विक समस्या को हल करता है, क्योंकि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। दूसरी तरफ यह है कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे और देश जो हैं, अब जैसे चीन है, चीन में क्या कुछ हो रहा है और यही देश जो हमारे साथ में सहयोग करने को तैयार हैं, उनका चीन के साथ में किस तरह का सहयोग है, कम है, ज़्यादा है, किन क्षेत्रों में है।
एक छोटा सा उदाहरण और आपको देता हूँ। जी अभी जब फरवरी में जब भारत और फ्रांस की एक शिखर सम्मेलन हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि भारत से 30,000 विद्यार्थी हर साल फ्रांस जाएंगे पढ़ने के लिए। आज की तारीख में शायद कोई 10,000 के करीब है। चीन वहाँ उस शिखर पे पहुँच चुका है। 25 से 30,000 चीनी विद्यार्थी फ्रांस में अभी भी आज की तारीख में पढ़ रहे हैं। तो हम किस तरह से इसको कार्यान्वित कर सकते हैं। और इसी तरह के अलग अलग क्षेत्र में, देखिए स्पेस में हमारे इसरो और CNES के बीच में बहुत सालों से सहयोग रहा है। इसी तरह से न्यूक्लियर, अगर आप 1998 वाले न्यूक्लियर टेस्ट वाले उन परिस्थितियों को देखें तो फ्रांस एक अकेला देश था। हालांकि उस वक्त भी ये सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य था। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने हमारे खिलाफ तरह तरह की चीज़ें कही थी, रेजोल्यूशन वगैरह लिया था, लेकिन फिर भी फ्रांस ने हमारे साथ में बातचीत का दौर जारी रखा। और फ्रांस से जो हमारी बातचीत हुई वहीं से पहल हुई बाकी और परमानेंट मेंबर्स के साथ में हमारा जो कुछ भी एक अंडरस्टैंडिंग एक जो बनी उससे, वो फ्रांस के साथ हमारी जो बातचीत थी उसके आधार पे था। इसी तरह से हर एक क्षेत्र में, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, अब सोलर की बात हो गई हमारी, इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अगर देखें तो भारत और फ्रांस ने साथ मिलकर काम किया है। लेकिन अब देखिए हमारे और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड है ये है $13 बिलियन का सालाना। चीन के साथ में $100 बिलियन है। जो इनका फ्रांस का इंडिया में निवेश है वो करीब $10 बिलियन का है पिछले 10 सालों में। तो इसको किस तरह से बढ़ाया जाए? कुछ इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्या करके उनका एक इंडेक्स है, उसके 40 कंपनियों से 38 कंपनी भारत में निवेश कर चुके हैं, कर रहे हैं, और कोई 1000 फ्रेंच कंपनीज इंडिया में अभी भी काम कर रहे हैं, और कोई 4 लाख 5 लाख हिंदुस्तानियों को उनके तहत नौकरी भी मिली है। जी तो ये सब तो बहुत एक सकारात्मक चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है, और लेकिन हमें इसको और बहुत प्रोत्साहन देना है और आगे बहुत बढ़ाना है। और वही उस दिशा में चलने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे वो हमें सोच के उनको आज से उठाने चाहिए, उठाने पड़ेंगे। और अगर वो हम कर सकें तो जो हमारा अभी 2026 चल रहा है, 2047 का हमारा जो एक विजन है, अगले 20 सालों में अगर हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है जो आज हम अपने आप के लिए तय कर रहे हैं, तो शुरुआत हमें आज करनी होगी। सिर्फ वहाँ पेरिस में, नीस में, फ्रांस में नहीं, हिंदुस्तान में भी। रंगाचारी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। हम कहते हैं कि अच्छा अभी वर्ल्ड कप आने में ना इतना समय बाकी है, लेकिन किसी के लिए अगर इस दृष्टिकोण को देखें तो वो कहेंगे कि इतना ही समय बाकी है और यही समय है, सही समय। अनेजा जी, क्योंकि जिन स्मार्ट सॉल्यूशंस का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली कि जिस तरह से रंगाचारी साहब ने कहा कि भाई यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए और नीच से नहीं, बस यहीं से अब कदम उठाने शुरू करने हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। अब जिस तरह से इस जब भारत इनोवेट्स अभी शुरू होने से पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने वहाँ जो दिग्गज उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनसे मुलाकात की, जिसमें भारत के भी उद्योगपति शामिल थे। इस कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बदलने के लिए किस तरह चरणबद्ध तरीके से काम करना होगा जिसमें नई कंपनियां, इनोवेशंस, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप को भारत में बढ़ावा दें? आंचल जी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क तो बन गया है। जो कंपनीज वहाँ पर गई हैं, खास करके जो यूनिवर्सिटीज़ गई हैं, 4 या 5 IITs यहाँ पर रिप्रेजेंटेड हैं। जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, जैसे IIT मद्रास में ये अग्निकुल करके एक जो स्पेस के ऊपर स्पेस इंजन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर शामिल हैं। तो एक तरह से लाइनअप क्लियर है कि कौन सी कंपनीज, कौन से स्टार्टअप्स जो हैं जुड़ सकते हैं। अब मैं बात लाता हूँ जो एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि भाई इसको ज़मीन पे उतारने के लिए अब जो है वो असली चैलेंज है। क्योंकि आपको देखोगे कि लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप ही नहीं होती, उसके ग्राउंड लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे वहाँ की लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। अब अगर इंडिया का स्पेस प्रोग्राम हम देखें जिसमें फ्रांस भी शामिल रहा है, उसके अंदर हमारे पास विक्रम साराभाई जैसे लोग थे, अब्दुल कलाम रहे हैं स्पेस और डिफेंस को लेके,
और होमी भाभा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम किया है। आपको ऐसे लीडरशिप हर लेवल पे चाहिए जो ड्राइवर्स हैं। 9 to 5 तो भूल ही जाइए, वो तरीका ही नहीं है। लेकिन आपकी ये लीडरशिप और ये एक तरह से कमिटमेंट, इसके बिना होगा नहीं। हम ये नहीं है कि हम चीन से इसमें compete करके कि उसके हमारी अपनी उपलब्धियां हैं, हमारे अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन हमें उसको लीवरेज करना है। तो चीन से मुकाबला वगैरह अपने आप ही होगा, लेकिन इसको करने के लिए ये जो लीडरशिप लेवल है, लीडरशिप लैडर है, इसमें हमें बहुत उस पर ध्यान देना होगा। और हमारे बच्चों के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर मेंटरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि आप सिर्फ उनको छोड़ नहीं सकते। वो क्वालिटी ऑफ मेंटरिंग, जो टैलेंट पूल एक टीचर का होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रेमवर्क बन गया है, डिटेलिंग उतनी ही ज़रूरी है। इसको अगर हम ऐसे समझे कि हमने हीरे को खदान से निकाल लिया, लेकिन उसकी कीमत वैश्विक बाजार में तब आंकी जाएगी जब उसे तराशा जाएगा। आपने टोन सेट कर दिया, लेकिन उसके लिए कई लेवल्स पर काम करने की ज़रूरत है और कई वो सेक्टर्स हैं। वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हम काम कर पाएंगे चरणबद्ध तरीके से? कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं, इस पर करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप इस चर्चा में रहिए शामिल। वक्त ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गुड़िया के पापा, राशन खत्म होने को है, तनख्वाह कब तक आएगी, कुछ पता चला क्या? लो, नाम लिया, तनख्वाह हाजिर। बहुत बढ़िया। अभी भेजते हैं। ये लो चॉकलेट। खुश? भाभी जी 1200 हुए, कैश या खाते में लिख लो? डिजिटल पेमेंट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के शहर नीस में मौजूद है, जहां भारत इनोवेट्स 2026 का शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर एक तरीके से इसकी शुरुआत की है। दोनों ही नेताओं का संबोधन भी हमने सुना और साझे तरीके से कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हम लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद खास मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। मिस्टर TCA रंगाचारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा अतुल अनेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। अतुल अनेजा जी, प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं कि आज जब दुनिया ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी की बात करती है, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी की बात करती है, तो वो भारत की तरफ देखती है। इसके पीछे बहुत से वजहें भी हैं, क्योंकि भारत ने इतनी बड़ी आबादी के लिए तकनीक को मुहैया कराना, उसका डेमोक्राइजेशन करना, वो संभव करके दिखाया। किस तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा तैयार किया गया जिसमें आम भारतीय की ज़िंदगी को बदला है। तो ट्रस्टेड और इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी के भारत के अपने मॉडल पे आज दुनिया विश्वास कर रही है, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, और भविष्य के लिहाज से भी अपार संभावनाएं खुलती दिखाई पड़ती हैं। किस तरीके से ये मंच इस बात को आगे बढ़ाता नजर आएगा? आपने जो ट्रस्टेड पार्टनरशिप की बात की है कि जो भारत की छवि है कि एक ट्रस्टेड पार्टनर है भारत, उसका उदाहरण हमने आरेंद्र जी बहुत कुछ साल पहले ही देखा। जब कोविड की महामारी आई तो भारत ने क्या किया, वो वैक्सीन सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं थी लेकिन पूरे विश्व के लिए थी। 150 देशों को दी गई थी। और जो क्वालिटी, अगर वैक्सीन आप बना रहे हैं तो एक तरह से आपकी जो स्किल्स हैं, जो स्केल है फार्मास्यूटिकल्स का या वैक्सीन बनाने का या हेल्थ केयर सेक्टर में, वो पूरे विश्व को दिखा। जब हमारा आप देखते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बिलियंस जो है एक तरह से ट्रांजैक्शंस होती हैं सीमलेसली, तो वो पूरे विश्व के लिए एक तरह से उदाहरण बनता है। कई देश इस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो है ग्लोबल साउथ के देश में तो है ही है ये गूंज, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड, जिसके G7 की हम बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर ये मॉडल एक तरह से, अगर आप देखते हैं डिजिटल पेमेंट्स, अगर आप अमेरिका जाएँ या जापान तो फिर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन फ्रांस में जाएँ तो वहाँ अभी भी कैश और कार्ड ज़्यादा चल रहा है। तो एक तरह से जो उससे बात जुड़ती है जो प्रेसिडेंट मैक्रो ने कही कि भारत के साथ कौन इनोवेट करेगा, क्योंकि भारत एक तरफ से एक लीडरशिप लेवल पे है, मानसिकता बदल रही है। एक प्रधानमंत्री ने भी बात की कि आप कंज्यूमर नहीं हो, आप सिर्फ अब आप विश्व को कुछ देना, उससे एक पूरा रेवोल्यूशन है सोच में
कि आप एक लीडर, एक पर्टिकुलर प्रोवाइडर के रूप में आ रहे हो, एक सिर्फ कंज्यूमर के रूप में नहीं आ रहे। तो ये पूरा, ये जो भारत इनोवेशन समिट शो करती है, ये नए भारत की नई मानसिकता को दर्शाती है, और इसको ही हम इसको लिवरेज करके हमें और आगे बढ़ना है। रंगाचारी जी, क्योंकि जिस ट्रस्टेड पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं वो खाली भारत इनोवेट्स के इस मंच से नहीं है, बल्कि जो दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की एक पर्सनल केमिस्ट्री है वो भी शेयर होती हुई नज़र आती है। और इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो भी फ्यूल अप करती हुई नज़र आती है कई अलग अलग क्षेत्रों को। ये पर्सनल केमिस्ट्री कितनी प्रगाढ़ होते हुए आप देखते हैं इनोवेशन के लिहाज से, और जब हम कई ऐसी जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ग्लोबल गुड के साथ इसी साझा हित सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये जहाँ तक पर्सनल केमिस्ट्री की बात है, मैं थोड़ा हिचकिचाऊंगा। ये आपके दूरदर्शन तो आपका ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चैनल है, लेकिन हम तो उदाहरण देख ही रहे हैं कि किस तरह से पर्सनल केमिस्ट्री एक हद तक थी किसी और नेता के साथ, और आज वही नेता किस तरह से भारत के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए पर्सनल केमिस्ट्री तो बहुत ही अहम है। और अगर जो ट्रस्टेड लीडरशिप की बात है, अगर ट्रस्टेड पार्टनरशिप की बात है, और दो देशों के जो शिखर के लेवल के नेता हैं उन दोनों के बीच में अगर एक पारस्परिक ट्रस्ट हो और उसके आधार पे अगर दोनों देश काम करने को तैयार हों, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि उन एक तो पारस्परिक संबंधों की बात है, दूसरे वैश्विक स्तर के जो संबंध हैं उसमें देयर इज़ नो बाउंड्री, देयर इज़ नो लाइन दैट यू कैन ड्रॉ। आप किसी भी हद तक के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो अगर आप सिर्फ इस बिंदु पे देखें कि पर्सनल केमिस्ट्री की क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है, तो वो बहुत अहम है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं, वो ये कि जो अभी रजा जी भी कह रहे थे इसके बारे में, कोविड के वैक्सीन वगैरह के बारे में, पहले तो भारत की जनसंख्या आप अगर 140 करोड़ लेके चलें तो दुनिया के करीब 20% तो हिंदुस्तान में ही है। तो अगर वैश्विक समस्याओं को हल करने में सबसे पहले अगर आप हिंदुस्तान की आवाम की समस्याएं हल कर लेते हैं तो आपका वही अपने आप में एक बहुत बड़ा वैश्विक समस्याओं को हल करने में एक योगदान है, क्योंकि 20% आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, बाकी फिर जो है आगे उसको 80% तक किस तरह से ले जाया जाए। दूसरे जो है हमारे सिर्फ फ्रांस के साथ नहीं, अब आप देखें इसको जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, साउथ जिसको कहा जाता है, ग्लोबल साउथ जो कहा जाता है, हमारे रिश्ते उनके साथ बहुत, आज नहीं सन 47 से बहुत ही मजबूत रहे हैं, और इन सारे देशों के साथ हमने भी बहुत सहयोग किया है। तो अगर हिंदुस्तान में कुछ चीज़ होती है जो आवाम की तरह से ये देखा जाता है कि इससे उनको फ़ायदा हुआ है, तो ये चीज़ें ग्लोबल साउथ में भी एक अपना इम्पैक्ट, एक असर रखेंगी। इसलिए जब वैश्विक तौर पे हम देखते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में जो कुछ हो उसका फ़ायदा पूरे विश्व तक पहुंचेगा, पूरी विश्व की जनसंख्या तक पहुंचेगा, तो ये एक अहम, अपने आप में एक अहम उपलब्धि है। किस तरह से दुनिया हमें देखती है, किस तरह से वो हम जो कुछ कर रहे हैं उसका अनुसरण करना चाहती हैं, और किस तरह से हम उनका सहयोग करने को तैयार हैं कि वो आगे उसी रास्ते पे चल सके। जी रंगाचार्य जी, क्योंकि तमाम पहलू है, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि आज विश्व अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा, संघर्षों का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां शांति और समृद्धता की ओर दुनिया कैसे आगे बढ़ सकती है। लेकिन उसी समय में बहुत से अवसर भी नए खुलते हैं जहां पे आज तेजी से काम हो रहा है। उन आपदा में अवसर के लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को अगर देखा जाए तो भारत उस दिशा में बढ़ रहा है जहां पे संघर्ष से समाधान की ओर आगे बढ़ा जाए, समस्याओं से भी समाधान, लोकल प्रॉब्लम्स के ग्लोबल सॉल्यूशंस पे बात करते हुए, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पे बात करते हुए प्रधानमंत्री जब आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो क्या ये भी एक दिशा न सिर्फ 20% आबादी बल्कि दुनिया की 100% आबादी के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण मंत्र दिखाई पड़ता है? बिल्कुल। तो जैसे मैं अभी कह रहा था, अगर भारत के लोगों की अगर समस्याएं अगर हम हल कर सकते हैं तो काफ़ी हद तक तो हम
दुनिया वैश्विक स्तर पे भी हमारा उसका एक योगदान रहेगा और बहुत अहम योगदान रहेगा। लेकिन देखिए, अभी जो बात की प्रधानमंत्री ने भी कही, मैक्रोन साहब ने भी कहा कि AI इन एजुकेशन, AI इन हेल्थ, तो इन दोनों मुद्दों को लेकर के हमें आगे चलना है। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से हम फ्रांस के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ पाएँ। और इसी तरह से जो हेल्थ सेक्टर में है, किस तरह से जो कुछ वहाँ पर अभी एडवांसमेंट हुई है फ्रांस में, उसका हम किस तरह से यहाँ पर फ़ायदा उठा सकें और किस तरह से यहाँ जो कुछ हो रहा है। अब फ्रांस में हो सकता है कि कई चीज़ें उन्होंने तकनीकी तौर पे नई चीज़ें निकाल ली हों जी, लेकिन वहाँ की आबादी देखते हुए कितने लोगों पर वो उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। वही आप अगर हिंदुस्तान में देखें, जब 140 करोड़ की आबादी है, तो उसमें कितने और लोगों का फ़ायदा हो सकता है। ये भी एक है जो दोनों बातें उसमें आती है। अगर फ्रेंच कंपनी हिंदुस्तानी कंपनी के साथ इसमें योगदान करती है, प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होगा हेल्थ, सेहत की तरह से। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें, जिस तरह के दोनों नेताओं ने अभी कहा है कि एक तरफ जो निजी फ़ायदे हैं कंपनी का, वो भी एक तरह से हम वो लक्ष्य भी जो है वो अचीव कर पाएंगे, और दूसरी तरफ जो है जो आबादी है, हमारी जो जनसंख्या है, उनको भी ये फायदेमंद रहेगा। तो इसलिए दोनों, द प्रॉफिट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग द पीपल, ह्यूमैनिटी, बिल्कुल दोनों लक्ष्यों पे एक तरीके से कैसे साझा तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ी पल पल की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अगर बात की जाए आंचल, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दौरा, जहां पर भारत इनोवेट्स एक वैश्विक मंच के तरीके से उभरता हो। और बिल्कुल इसका शुभारंभ हो चुका है। हम देखेंगे नए नए इनोवेशंस कैसे मानवता केंद्रित होते हैं और कैसे मानवता की भलाई के लिए रियल टाइम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और आरिंद्र के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला लगातार डीडी न्यूज़ पर रहेगा जारी। नमस्कार। तो पुरातत्व